आज हम लोग समझेंगे बच्चों भारतीय शिक्षा के उदय और विकास को, और भारत में श्रमिक और साम्यवादी आंदोलन को इस वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे। और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलने जा रहा है, बस इतना ही आपके रिवीजन के लिए पर्याप्त होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय शिक्षा के उदय और विकास को, और यहाँ पर हम लोग कुछ शिक्षा आयोगों को भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रिटिश कंपनी द्वारा राजनीतिक रूप धारण करने के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में सुधार प्रारंभ हो गया था। और शुरू में ये सुधार है वो जो पिछले शिक्षा व्यवस्था थी, जो पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था थी, उसको सुधारने के तहत किया गया। अगर क्रम में देखें तो 1778 को याद करिए आप, 1778 ईस्वी। यहाँ पर सर विलियम जोन्स को याद करेंगे आप, सर विलियम जोन्स को आपको याद करना है। इन्होंने क्या किया था? सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था? इस सोसाइटी का, उसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? कि प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन, प्राचीन भारतीय इतिहास और जो हमारा कल्चर था उसकी स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो पहली चीज़ तो आपको याद रखना है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ें 1781 में। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स कलकत्ता मदरसा की स्थापना करता है। वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करता है? कलकत्ता मदरसा की स्थापना करता है। क्वेश्चन फिर आएगा कब हुआ और किसने किया था। तो आपको नाम याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन पहले आया था, लॉर्ड बाद में आया था, याद आया? दो हेस्टिंग्स आते हैं, तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ये किस लिए किया गया था? अरबी और फारसी भाषा का अध्ययन, फारसी और जो अरबी भाषा थी इनका अध्ययन करने के लिए। ठीक है, कलकत्ता मदरसे की स्थापना या उसकी बात की। लेकिन फिर 1791 को आप याद करें। इसी समय किसको याद करें? 1791 को याद करें आप। ठीक है, जोनानाथ डंकन, आप जोनानाथ डंकन को इस्तेमाल करें। ये क्या करते हैं? बनारस में एक संस्कृत कॉलेज, कहाँ पर? संस्कृत कॉलेज कहाँ पर? आपको याद रखना है। इसको दोबारा मैं करता हूँ साफ। तो जोनानाथ डंकन को आपको याद रखना है। संस्कृत कॉलेज की स्थापना होती है इनके द्वारा, बनारस में की जाती है। ठीक है, कहीं कहीं पर ब्लर हो जाता है, ये कुछ इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इस समय, कुछ इशू चल रहा है जिसकी वजह से ये ब्लर भी हो जाता है कई बार चीज़ें। ठीक है, तो संस्कृत कॉलेज आपको याद रखना है। अब इसका उद्देश्य क्या था? जो संस्कृत कॉलेज की इन्होंने जो स्थापना की थी, आखिर उसका उद्देश्य क्या था? कोई ना कोई तो उद्देश्य रहा ही होगा ना। तो जोनानाथ डंकन ने क्या किया? इन्होंने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, संस्कृत कॉलेज की स्थापना। और इस स्थापना का उद्देश्य क्या था? अगर बात की जाए उद्देश्य था हिंदी, कानून और दर्शन की शिक्षा। हिंदी, कानून और दर्शन की शिक्षा, यही उसका उद्देश्य था। लेकिन थोड़ा सा डेवलपमेंट में अगर आगे चला जाए, 1800 को देखा जाए, अगर 1800 में देखें तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। कौन करता है? बेलेजली। बेलेजली क्या कर रहा है? यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर रहा है।
ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना है। क्यों, किस लिए किया जाता? कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए। तो इसका भी तो उद्देश्य था कुछ, क्या था इसका उद्देश्य? था कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। लेकिन अगर थोड़ा सा चीज़ों पे गौर किया जाए या थोड़ी सी चीज़ों को देखा जाए या उनको समझा जाए तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। ठीक है, वो क्या आश्चर्य होगा, इस सीरीज़ में हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो आश्चर्य का विषय आखिर है क्या। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लें ज़रा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें 1813 को, आप देखेंगे 1813 को। अगर 1813 को याद करें, 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है। ठीक है, चार्टर अधिनियम आता है। यहाँ पर बात हो रही है कि शिक्षा के लिए, यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है कि शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया अब ब्रिटिश सरकार खर्च करेगी। ठीक है, फिर थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं डेवलपमेंट के क्रम में, 1817 को देखते हैं। अगर आप 1817 को ध्यान से देखें तो राजा राम मोहन राय, ठीक है, डेविड हेयर एक घड़ी व्यापारी थे। ठीक है, और सर हाइट, इन तीनों ने मिलकर कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता में इन्होंने क्या खोला है? इन्होंने एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो इस प्रकार से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना हो जाती है। ठीक है, 1817 में। फिर हम इस क्रम को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए और चीज़ों को फिर से देखा जाए तो आप समझिए कि इसी क्रम को आगे बढ़ाएं, 1820 को देखिए। अगर आप 1820 को, ठीक, 1820 में कलकत्ता में एक बिशप कॉलेज खोला जाता है। एक बिशप कॉलेज की स्थापना होती है, और ये जो स्थापना होती है ना, वो डेविड हेयर करते हैं। वही डेविड हेयर जिन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना में राजा राम मोहन राय को सहयोग किया था। डेविड हेयर यहाँ भाई आगे आते हैं। फिर अगर हम 1835 का दौर देखें, 1835 का दौर को गौर करें तो मैकाले माइन्यूट जारी होता है। मैकाले स्मरण पत्र बोलते हैं इसे, मैकाले माइन्यूट कहते हैं। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि प्राच्य भारत में जो अंग्रेजी में को शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा। भारत में जो शिक्षा का माध्यम है वो क्या होगा? वो इंग्लिश होगा। यहीं पर क्वेश्चन बनता है कि जब ये लोग डिस्कशन कर रहे थे तो इसमें प्राच्य दल का समर्थक कौन था, जो इस बात पे समर्थन कर रहा था कि प्राचीन तरीके से ये शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा का प्रोसीजर को लागू करना चाहिए। ठीक है, तो जो प्राच्य दल का इसमें समर्थक कौन था? तो एच.टी. प्रिंसेप का नाम आता है। एच.टी. प्रिंसेप का नाम आता है। ठीक है, अब अगर चीज़ों को फिर ध्यान से गौर करें तो कालक्रम में विकास होता है। अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने में लॉर्ड मैकाले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आधुनिक शिक्षा का जनक किसे मानते हैं? अगर बात किया जाए आधुनिक शिक्षा का जनक कौन है, तो फिर वहाँ पर आपको चार्ल्स ग्रांट का नाम याद रखना है। चार्ल्स ग्रांट,
जो आधुनिक शिक्षा दी जा रही है उनकी ही वजह से, यह कह सकते हो, इसको लागू किया गया था। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, 1843 में आए तो जेम्स थॉमसन प्लान आया था। एक जेम्स थॉमसन प्लान आता है सामने। ठीक है, 1843 में आता है। इस प्लान पे अगर थोड़ा सा भी आप गौर करें, थोड़ा सा ध्यान से गौर करें, तो देसी भाषा द्वारा ग्रामीण शिक्षा की बात करता है। इसमें क्या बात की गई? देसी भाषा के द्वारा ये ग्रामीण शिक्षा की वकालत। मतलब देसी भाषा में आपको ग्रामीण शिक्षा देनी है। फिर अगर थोड़ा सा और कालक्रम को आगे बढ़ा जाए, 1854 में वुड डिस्पैच आता है। वुड डिस्पैच आता है। वुड डिस्पैच की खास बात क्या थी कि इसमें भारत सरकार के खिलाफ एक नई शिक्षा नीति की बात की गई। एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है। अब ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसे वुड का निर्देश पत्र कहते हैं। एक प्रकार से क्या था ये निर्देश पत्र था। ठीक है, अब वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं आप? इसी को मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, इसी के तहत क्या बात कहा गई? इसी के तहत एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आती है कि आपको बड़ी बड़ी जो सिटीज़ थी वहाँ पर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने थे। क्या करना था? लंदन यूनिवर्सिटी, एक मिनट गड़बड़ हो गया, क्या करना था यहाँ पर लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर, फिर मैंने कलर सेम रख दिया, कोई बात नहीं। लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 यूनिवर्सिटीज़ लानी थी। 3 यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना करनी थी। ठीक है, मोस्टली जो वुड डिस्पैच जिसको हम लोग कहते हैं, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ये प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ही काम करता है। इसकी जो मुख्य सिफारिशें थी, है ना, वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक थी। ठीक है, हंटर आयोग भी एक इस समय आया था, जिसे हंटर कमीशन कहते हैं। हंटर कमीशन कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा किसमें हो? स्थानीय भाषा में हो। ये कहते हैं जो प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम हो वो स्थानीय भाषा हो, क्योंकि कोई भी मतलब इंडिया में 99% लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी को नहीं जानते हैं। ठीक है, इसी समय 1904 में कर्जन का दौर था, विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया, विश्वविद्यालय अधिनियम आता है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे टॉमस रैले इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो विश्वविद्यालय अधिनियम था, टॉमस रैले की अध्यक्षता में जो समिति गठित किया था, इसका काम केवल विश्वविद्यालय शिक्षा तक ही सीमित था। अब रैले शिक्षा आयोग में
कुछ लोग और भी शामिल थे, प्लस कर लेते हैं। इसमें थे सैयद हुसैन बिलग्रामी शामिल थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी शामिल थे, और जस्टिस गुरुदास बनर्जी, ये दो भारतीय सदस्य थे जिनको इसमें शामिल किया गया था। थोड़ा सा कालक्रम में और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि फिर 1917 और से लेकर 19 के दौर की हम लोग बात कर रहे हैं। इस दौर में एक सैंडलर आयोग आता है, एक सैंडलर आयोग आता है, ठीक है। इसमें क्या था कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी की शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन के लिए इसका गठन किया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या के समाधान के लिए इसका गठन किया गया। सैंडलर आयोग में भी दो भारतीय थे, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी बात, जस्टिस सैंडलर तो थे ही थे, दो भारतीय, एक थे आशुतोष मुखर्जी, ठीक है, और दूसरे भारतीय थे जियाउद्दीन अहमद। अब दो आयोग मिल गए हैं आपको, एक रैले आयोग में सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी, और सैंडलर आयोग में कौन आ रहा है 17 से 19 में, आप देख रहे हैं दो भारतीय फिर आ रहे हैं, ठीक है, एक आशुतोष मुखर्जी, दूसरा जियाउद्दीन अहमद जी। फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट के क्रम को और आगे बढ़ाएं, 1929 तक चलें अगर, तो 1929 में एक हार्टोग समिति गठित की गई थी, हार्टोग कमीशन या हार्टोग समिति गठन किया गया, ठीक है। इसके बाद 1937 में हम लोग चेंज करते हैं कलर को, 1937 में चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्धा योजना आती है, जो शिक्षा से संबंधित है, वर्धा योजना आती है, ठीक है। इसको महात्मा गांधी की अध्यक्षता में प्रस्तुत किया गया था। इसको क्या किया गया था, इसको महात्मा गांधी की अध्यक्षता में से पेश किया गया था। और इसका ब्यौरा किसने तैयार किया था, मतलब इसमें जो डिटेल थी, ठीक है, इसका ब्यौरा जाकिर हुसैन समिति के द्वारा बनाया गया था। फिर थोड़ा सा और कालक्रम में आगे बढ़ते हैं 1944 को, ठीक है। यहाँ पर सार्जेंट शिक्षा योजना आई थी, सार्जेंट शिक्षा योजना, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के द्वारा इसको तैयार किया गया था, ठीक है। इसको तैयार किसने किया था, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, ठीक है। इसने क्या किया था, इसको तैयार करने का काम किया था, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट काम था। बोर्ड ने इसको तैयार किया था। फिर थोड़ा सा कालक्रम में अगर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आप देखेंगे 1948-49 हम लोग आज़ाद हो गए थे। राधा कृष्ण आयोग का गठन किया गया, राधा कृष्ण आयोग का गठन किया गया। क्या था, शिक्षा से संबंधित स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा समिति या फिर आयोग कह सकते हो आप इसको, वो ये था, ठीक है।
इसको समवर्ती सूची में इसको शामिल किया गया राधा कृष्ण आयोग की इसकी सिफारिशों को, सिफारिशें समवर्ती सूची में शामिल की गई और इसी के तहत राधा कृष्ण आयोग के तहत ही 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना, मतलब यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना हुई इसी के तहत। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। अगर इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो वहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें नई देखने की कोशिश करेंगे इस चरण में, कि फिर एक कोठारी आयोग आता है, एक कोठारी आयोग की स्थापना की गई, ठीक है, 1964 में, ठीक है। दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। दौलत सिंह कोठारी आपको नाम याद रखना है। इसके बाद 1986 में एक नई शिक्षा नीति लागू की गई, ठीक है। फिर 1992 में यशपाल समिति, ठीक है। फिर अभी 2020 और 2021 में एक नई शिक्षा नीति, 1986 वाली नीति में सुधार किया गया, ये लागू की गई। तो यहाँ तक के डेवलपमेंट्स को हमको याद रखने हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको अच्छे से यहाँ तक कर लेना है। और अब हम लोग देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, भारत में श्रमिक आंदोलन। श्रमिक आंदोलन कह सकते हो, साम्यवादी आंदोलन कह सकते हो, श्रमिक और साम्यवादी आंदोलन देखेंगे हम। श्रमिक और साम्यवादी आंदोलन को हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कालक्रम में चलते हैं, 1870 को देखते हैं। 1870 में एक श्रमिक क्लब खुलता है, ठीक है। ये वैसा क्लब नहीं कि यहाँ पर जाके श्रमिक जा रहे हैं और कैरम खेल रहे हैं और दूसरे गेम्स खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, ठीक है। और यहीं से इसी श्रमिक क्लब के द्वारा भारत श्रमजीवी एक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू होता है, ठीक है। 1870 की ये बात थी। दूसरी अगर हम लोग बात करें 1880 की, ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति थे, उनका नाम था नारायण मेघाजी लोखंडे। नारायण मेघाजी लोखंडे, ठीक है। इन्होंने 1880 में दीनबंधु नामक समाचार पत्र निकाला। एक दीनबंधु नाम का एक पत्र शुरू किया, ठीक है। और इन्होंने ही, लोखंडे साहब ने ही, बम्बई मिल और मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की। बॉम्बे मिल एसोसिएशन की स्थापना की। थोड़ा सा गौर करें, 1875 में, थोड़ा सा पीछे चलते हैं 5 साल, एक श्रमिक आयोग गठित हुआ था। एक श्रमिक आयोग गठित हुआ था। इस आयोग के बाद क्या हुआ कि 1881 में ही प्रथम कारखाना अधिनियम आ गया। प्रथम कारखाना अधिनियम आ गया, ठीक है। और 1891 में सेकंड कारखाना अधिनियम आ गया।
फिर आपको आगे जाके फिर याद रखना है कि 31 अक्टूबर आपको याद रखना है, 31 अक्टूबर 1920। यहाँ से क्वेश्चंस बनने शुरू होते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसे एटक भी कहते थे। एटक की स्थापना हुई, ठीक है। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष बने, ठीक है, याद रखना। और इसके जो महासचिव थे वो दीवान चमनलाल, दीवान चमनलाल इसके महासचिव थे, ठीक है। यहां तक आपको याद रखना है, ठीक है। फिर 1920 को ही याद रखना है, लेकिन ताशकंद को याद करेंगे हम लोग, ठीक है। 1920 को याद करेंगे। ताशकंद उस समय यूएसएसआर का हिस्सा था। ताशकंद में एमएन रॉय ने क्या किया, 7 अन्य भारतीयों के साथ मिलकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। फिर देखेंगे आप 1922 का पेशावर षड्यंत्र, याद रखिएगा। 1924 का कानपुर केस, या जिसे कानपुर षड्यंत्र कहते हैं, और 1929 का मेरठ केस या मेरठ षड्यंत्र आपको याद रखना है, ठीक है। इनके तहत कम्युनिस्ट आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। मार्च की बात करें अगर हम लोग, मार्च 1929 की बात करें, सरकार ने 31 श्रमिक लीडर्स को क्या बना लिया, बंदी बना लिया, और मेरठ में उन पर मुकदमा चला। यही मेरठ केस था, मेरठ में उन पर मुकदमा चला। इन पर आरोप लगा कि सम्राट को भारत के शासन से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। इसमें एस डोंगे, जोगलेकर, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी जैसे इन लोग शामिल थे। फिर 1931 की बात करें, 1931 की हम लोग बात करें, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में विभाजन हो जाता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में क्या हो गया, एक विभाजन हो गया, ठीक है। अब ये विभाजन क्या था, दक्षिणपंथी मध्यमार्गियों, ये जो विभाजन था ये 2 पार्ट में हुआ। एक में थे दक्षिणपंथी मध्यमार्गी, जो इनके नेता थे वो एमएन जोशी थे। इनके नेता कौन थे, एमएन जोशी साहब थे, बीबी गिरी थे, ठीक है, और मृणाल कांति बोस थे। मृणाल बोस आप याद रखिएगा, ये थे। इन लोगों ने क्या किया, एटक से अलग होकर इन तीनों ने, इन्होंने क्या बनाई, एक नई यूनियन बनाई, भारतीय ट्रेड यूनियन संघ। इन्होंने बनाया भारतीय ट्रेड यूनियन संघ की स्थापना की। इसको इन्होंने नाम दिया इंटक। तो अब एक हो गई एटक और एक हो गई इंटक, ठीक है। फिर थोड़ा सा हम लोग कालक्रम में अगर आगे बढ़ें, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग यहाँ पर कालक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हम लोग 1934 को याद करेंगे। 1934
ठीक है, जयप्रकाश नारायण को याद करेंगे हम लोग नरेंद्र देव को याद करेंगे, और हम लोग मीनू मसानी को याद करेंगे। याद रखिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने 1934 में बम्बई में, ठीक, कहाँ पर, बम्बई में कांग्रेस के अंदर ही रहकर समाजवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। किसकी बात की? समाजवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था कि समाजवादी नीति अपनाइए, किसानों और मजदूरों के हितों को प्राथमिकता दें। क्या था? किसानों और मजदूरों को प्राथमिकता दें। ये इनकी मुख्य डिमांड थी कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर आना चाहिए। फिर हम लोग थोड़ा सा और ध्यान देते हैं अगर, तो हम लोग 1934 में के बाद 1939 में पहुँचते हैं। सुभाष चंद्र बोस साहब को याद करिए। बोस साहब क्या कहते हैं? एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। फिर थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, 1918 को देखें, तो इस समय देखा जाए तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन, अब यूनियन की देख लीजिएगा, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन की यहाँ पर स्थापना हो रही, ठीक है। फिर 1918 में ही अगर हम देखें, अगर 1918 को ही ध्यान से देखें तो देखिएगा आप कि यहाँ पर बीपी वाडिया हैं, बीपी वाडिया हैं, वो मद्रास लेबर एसोसिएशन बना रहे हैं। मद्रास लेबर एसोसिएशन या यूनियन का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। फिर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो रही है। इसकी स्थापना में कौन कौन था? एम एन राय, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो अवनी मुखर्जी भी इसमें थे, मोहम्मद अली भी थे, ठीक है। फिर 1923 में अगर हम ध्यान दें तो लेबर किसान पार्टी, लेबर किसान पार्टी की स्थापना हो रही है, ठीक है। 1923 में किसने की थी? सिंगारवेलू ने। सिंगारवेलू का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर 1924 को देखें, ये राजनीतिक दल हैं, इन पर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय साम्यवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हो रही है। अगर कालक्रम में हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, कालक्रम में हम अगर यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो 1925, किसी बुक में 26 भी, तो 1925-26 से रखिएगा, किसान मजदूर पार्टी की स्थापना होती है। किसान मजदूर पार्टी की स्थापना की गई, ठीक है। कभी नजरुल इस्लाम, मुजफ्फर अहमद इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिर 1926 को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर सोहन सिंह जोश ने, नाम याद रखिएगा, सोहन सिंह जोश किरनी किसान पार्टी की स्थापना करते हैं। किरनी
किसान पार्टी की स्थापना करते हैं। फिर 1927 को अगर लिया जाए तो मजदूर किसान पार्टी, ये से क्वेश्चन मिलाने को आ सकता है, ठीक है। इसके बाद 1929 में, ठीक है, नारायण मल्हार जोशी, बड़ा नाम है, नारायण मल्हार जोशी, ये एक पार्टी की स्थापना करते हैं। इसका नाम है इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम लोग ऊपर जाके ऊपर कर लेते हैं, 1942 को देखें तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल गठन होता है। क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन होता है। इसके संस्थापक है ना वो सोमेंद्र नाथ टैगोर थे, सोमेंद्र नाथ टैगोर। इसी प्रकार भारतीय बोल्शेविक दल, भारतीय बोल्शेविक दल, इसकी स्थापना किसने की, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो एन दत्त मजूमदार, एन दत्त मजूमदार ने इसकी स्थापना की। तो अगर हम इतना कर लेते हैं भारत में श्रमिक और साम्यवादी आंदोलन में, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको बाहर नहीं मिलने वाले हैं। और शिक्षा आयोग और शिक्षा समितियों पर भी इतना कर लेते हैं तो इससे आप तकरीबन पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। उम्मीद करते हैं कि इतना वीडियो पर्याप्त है आपके रिवीजन के लिए। थैंक यू, जय हिंद।